चलो, ये देखो, सो दिस इज द क्राइटेरिया टू बिकम अ महारत्न कंपनी। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, महारत्ना बनने के लिए उसको पहले एक नवरत्न कंपनी बनना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखो, इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होगा वो 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। इसके अलावा इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी मोर देन 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। और ये किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहना चाहिए। ठीक है। और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करके रखे एज पर सेबी रेगुलेशन। आप मुझे से कौन मुझे यहाँ पर बताएगा कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज पर सेबी कितना है? व्हाट इज द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज पर सेबी? ये शायद हमने डिस्कस किया है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसमें पब्लिक के पास कम से कम कितने शेयर्स होने चाहिए? 25%। ठीक है, 25%। इसको हम बोलते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। सो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसका ये मतलब होता है कि सपोज करो कोई एक कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी के अंदर दो कैटेगरी के शेयर होल्डर्स होते हैं ब्रॉडली। वैसे तो बहुत सारे रख सकते हैं, बट अभी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में या तो आप प्रमोटर हो कंपनी के, ठीक है, या आप प्रमोटर ग्रुप के पार्ट हो। जैसे मुकेश अंबानी इज प्रमोटर, ओके, ऑफ रिलायंस। लेकिन अगर आप आकाश अंबानी का बात करोगे, अनंत अंबानी का बात करोगे, जैसे ईशा अंबानी का बात करोगे, नीता अंबानी का बात करोगे, कोकिलाबेन अंबानी का बात करोगे, तो वो प्रमोटर ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। सो एक तो होता है प्रमोटर और दूसरा होता है नॉन प्रमोटर। और नॉन प्रमोटर को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक शेयर होल्डिंग। नॉन प्रमोटर इज व्हाट? दिस इज द पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है। तो किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं, अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसमें मैक्सिमम 75% स्टेक किसका हो सकता है? मैक्सिमम 75% स्टेक कैन बी हेल्ड बाय द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स 75 से ज्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकते। और अगर आप नॉन प्रमोटर्स की बात करो तो मिनिमम 25% आपको किसके पास होना पड़ेगा? इट शुड बी हेल्ड विथ पब्लिक। आप बताइए, इज दिस क्लियर? तो ये आ गया आपका यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। इसके अलावा बताया हुआ है इसका एवरेज एनुअल नेटवर्थ, मतलब नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इनका नेटवर्थ 15,000 करोड़ का होना चाहिए और उसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होना चाहिए ग्लोबली। तब जाकर आपको महारत्ना का स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नवरत्न कंपनी के लिए चेक करो तो नवरत्न कंपनी के लिए आप ये देखो, आपके पास क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर आ जाएगा आपका, यू शुड ऑब्टेन अ वेरी गुड और एक्सीलेंट रेटिंग। इसके अलावा आप देखो कॉम्पोजिट स्कोर इनका 60 एंड अबव का होना चाहिए। इसके अंदर देखो अलग अलग इसमें रेटिंग्स रहते हैं, नेटवर्थ, अर्निंग्स पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू द टर्नओवर। तो ये अलग अलग इनका रेशियो रहता है, इसमें इनका स्कोर 60 एंड अबव होना चाहिए, तब ये नवरत्न कंपनी बनते हैं। तो नवरत्न से फिर ये महारत्न कंपनी बनेंगे। और फिर एक आ जाता है आपके पास मिनी रत्न कंपनी। तो मिनी रत्न कंपनी के अंदर पिछले 3 साल में कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट होना चाहिए और उसके पास पॉजिटिव नेटवर्थ होने चाहिए। एंड इसके अलावा इट शुड बी अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ओनली देन इट कैन गेट अ स्टेटस ऑफ मिनी रत्न। तो आप देखो सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा? यू विल बिकम मिनी रत्न। मिनी रत्न से आप बनोगे नवरत्न और नवरत्न से आप बनोगे महारत्न कंपनी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? चलिए, और कोई डाउट इसमें? और कोई डाउट आपके पास इसमें? और कोई डाउट? एस एस लेना है, व्हाट इज एस एस? स्क्रीनशॉट लेना है? अरे ये पीडीएफ आपके ग्रुप में ही रहेगा, वो फोल्डर के अंदर ही है, डोंट वरी। मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपके फोल्डर के अंदर है, तो आप ये पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को गूगल ड्राइव का एक फोल्डर, मैंने ईमेल आईडी मंगवाया था ना आप लोगों से। मैंने आपसे ईमेल आईडी मंगवाया था ना आप लोगों का। मैंने
आया था, वो ईमेल आईडी से आप लोगों को मैंने फोल्डर का एक्सेस दिया था, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकोगे, सो देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इन दैट सेंस, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। फिर देखिए, हमने बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ कवर करते हैं बाकी लोगों को, और जो बाकी डेफिनेशंस अपने को दिया हुआ है। यस नमन, गूगल ड्राइव के अंदर। तो आप देखिए, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फॉर्म? तो जब आप एक कंपनी फॉर्म कर लेते हो, बिजनेस को जब आप एक कंपनी फॉर्म में दे देते हो, तो वो क्या बन जाता है? कॉर्पोरेट फॉर्म। राइट, तो या तो आप अपने बिजनेस को या तो आप कंपनी बना दो, ठीक है। क्या एलएलपी बनाने से कॉर्पोरेट फॉर्म, क्या एलएलपी बनाने से कॉर्पोरेट फॉर्म हो जाएगा आपके कंपनी का? इफ यू मेक एलएलपी, क्या कॉर्पोरेट फॉर्म हो जाएगा आपके कंपनी का? आप मुझे बताइए, अगर आपने एलएलपी फॉर्म किया तो क्या आपने कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस रखा है अपना? वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज एलएलपी। अच्छा, आपने लॉ नहीं पढ़ा अभी तक? अच्छा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर आप कंपनी फॉर्म करते हो और एलएलपी फॉर्म करते हो, बेसिकली देखो कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या होता है। एक मिनट रुके। सॉरी। सो आप यहां पे देखो, जब मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट फॉर्म का, तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो जाएगा कि ओनर और बिजनेस दोनों लीगली अलग अलग माने जाएंगे। ओनर एंड बिजनेस दोनों को जब अलग अलग माना जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। और ऐसा कब होता है ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाए? सो दिस इज योर कॉर्पोरेट फॉर्म व्हेन द ओनर एंड द बिजनेस, ठीक है, ओनर एंड द बिजनेस जब ये दोनों अलग अलग माना जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या रिलायंस एंड मुकेश अंबानी जी, क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? क्या रिलायंस और मुकेश अंबानी सेम है, या रिलायंस एंड मुकेश अंबानी अलग अलग है? दे आर डिफरेंट, है कि नहीं? दे आर डिफरेंट। बट आप मुझे बताओ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जेठालाल सेम या डिफरेंट? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल सेम। क्यों? क्योंकि ये सोल प्रोपराइटर है, ठीक है। तो सोल प्रोपराइटर, आया समझ में? पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, बिजनेस और ओनर सेम माना जाता है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट फॉर्म में दे आर नॉट। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका कॉर्पोरेट फॉर्म हो गया, बिकॉज यहां पर ओनर अलग है और बिजनेस अलग अलग है। सो आप ये देखो, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो यहां बता रहे, दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
वेयर इन द आईज ऑफ लॉ द बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। और ये कब होता है? कंपनी और एलएलपी के केस में। तो नम्रता मैम जब आपको एलएलपी पढ़ाएंगी तब आप इसको भी कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। It can owe the assets and owe to others as an artificial legal person. Thus, the liability of the owners can be different to the predetermined amount. जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, उसमें भी पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा। सेम वे अगर आप एक कंपनी देखोगे, वहां पर भी एक शेयर होल्डर का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, लिमिटेड टू द अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स के बियॉन्ड आप वहां पर पेमेंट नहीं करते हो। सो सेम थिंग गोज हियर एज वेल। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज की डेट में आप काफी ज्यादा इस टर्म को सुनोगे। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बात आता है, जब भी कोई कंपनी में घोटाला होता है, तो हम सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। और हम बोलते हैं कि यार यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो बहुत ही खराब है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला वर्ड जो गवर्नेंस के लिए आता है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अगर आप गवर्नेंस की बात करो तो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ कुछ पिलर्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, राइट ये क्या होता है? आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ पिलर्स रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? पारदर्शिता, मतलब हर चीज पता है लोगों को कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब नहीं कि आप अपने बिजनेस सीक्रेट्स भी जाके सबको बता दो, बट ब्रॉडली जो डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है उसके बारे में पता है कौन क्या। जैसे आप मुझे बताओ, क्या पीएम केयर फंड में ट्रांसपेरेंसी अपने को है? जो पीएम केयर फंड था कोविड का, आपने शायद न्यूज में सुना हो, जो कोविड 19 के लिए पीएम केयर फंड बना, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और वो क्रिटिसाइज क्यों जा रहा है, किया जा रहा है? क्योंकि बोल रहे हैं यार यहाँ पर तो कोई गवर्नेंस का बात ही नहीं है। देयर इज नो गवर्नेंस। व्हाई? बोला पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए इसका कोई हिसाब नहीं है, ये पैसे कहाँ स्पेंड हुए इसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये क्या हो गया? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। ये आया समझ में? गाइस ये आपने न्यूज शायद काफी बार सुना होगा। अब अर्नब गोस्वामी को सुनते हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज सुना होगा। राइट तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा यहाँ पर बात आ जाता है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी का ये मतलब हो जाता है कि अगर सपोज करो कोई डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है, कुछ गलत हुआ, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? सो इफ देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, अगेन हम बोलेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये। और फिर आ जाता है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब देयर इज, इट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। इट इज फ्री फ्रॉम द बायसनेस। आपको ये ध्यान रखना है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ट्रांसपेरेंट मतलब देयर इज अ प्रॉपर डिस्क्लोजर। और इसका ये मतलब नहीं एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। अभी एक मुझे बताओ, अगर कोक और पेप्सी अपना फॉर्मूला डिस्क्लोज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और अगर वो नहीं डिस्क्लोज करे तो आप बोलते हो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है देयर इज प्रॉपर डिस्क्लोजर, वॉट एवर नेसेसरी मटीरियल इंफॉर्मेशन इज देयर विच इज टू बी नोन टू द इन्वेस्टर्स, टू द स्टेक होल्डर्स, वो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक को पूरा बताते हो और पब्लिक उसको चेक करता है। ठीक है, तो आपको ये चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा दैट देयर शुड बी fairness, accountability and transparency in case of your decision making. आप बताइए, is this clear? ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी में ये तीन प्रिंसिपल्स होने चाहिए। याद रखने का तरीका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फैट कॉन्सेप्ट। इट इज फैट कॉन्सेप्ट। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो आप यहां पर चेक करो। So it is a system of overseeing the affairs of the corporation to ensure that they are conducted in a ethical manner. अभी ethical का क्या मतलब होता है? What do you mean by ethical? What do you mean by ethical? Ethical, ये वर्ड आपने पहले कभी सुना है? Ethical, क्या आपने ये टर्म पहले कभी सुना है? Ethical, गुड एंड फेयर।
देखो, गुड एंड फेयर का ये मतलब होता है कि व्हाट इज योर कंडक्ट व्हेन नो वन इज सीइंग यू, उसको हम बोलेंगे एथिकल। सपोज करो मैं कैब में बैठा, ठीक है, सपोज करो मैं कैब में बैठा और कैब में मुझे किसी का वॉलेट मिलता है, और उस वॉलेट में 2000 के 10 नोट है, ठीक है, और वो 10 में से 5 नोट मैं मेरे जेब में डाल देता हूँ और फिर ड्राइवर को बोलता हूँ, ड्राइवर भाई ये किसी का वॉलेट यहाँ पर पड़ा है, आप मुझे बताओ क्या मैंने एथिक्स अपना मेंटेन किया? क्या मैंने एथिक्स मेंटेन किया? आंसर इज नो। सो आई हैव नॉट वर्कड इन अ एथिकल मैनर, ठीक है। क्या, अगर कोई मेरे को नहीं देख रहा, लेकिन सपोज करो ड्राइवर वहां पर बैक मिरर से देख रहा है, तो मुझे बताओ क्या ये 5 नोट मैं अपने जेब में डालूंगा? मैं तब इसको 5 नोट को अपने जेब में नहीं डालूंगा और मैं यही पैसे पूरे के पूरे उसको पकड़ाऊंगा। इसी को क्या बोलते हैं? एथिक्स। ठीक है, तो आपके एथिक्स आगे रहने चाहिए गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, सी देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। आप एक चीज देखो, ये प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि वहां से 5 नोट मैंने अपने जेब में डाले, अनटिल अनलेस आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो आप नहीं बता पाओगे। या आपके पास सपोज करो आपको करेंसी नंबर ध्यान हो, वो सपोज वॉलेट आपका था और उसमें जो 2000 के नोट थे उसमें आपको करेंसी नंबर तक याद है, और वो फिर मेरे जेब में मिलता है, तो बात अलग है, लेकिन आप चेक करो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। सो नथिंग इलीगल अबाउट इट। बट अगर आप यहाँ पर चेक करो तो बात किस चीज का आ रहा है? एथिक्स का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चीजों को देखते हैं। देखो, एथिक्स कई बार हम उसमें भी बात करते हैं, टैक्सी वाले को, सपोज करो आप टैक्सी वाले हो, ठीक है, आपको अपने पैसेंजर को, ठीक है, आपने ये शायद पहले भी देखा होगा, आपको पैसेंजर को सपोज करो डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी लेकर जाना है, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल, आपको किसी को अंधेरी से आपको कुर्ला लेकर जाना है, ठीक है। अब आप देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अंधेरी से साकीनाका होते हुए, ठीक है, और फिर ये आप यहां से ऐसे कुर्ला चले जाओ घाट को पर होते हुए, है कि नहीं? एक रूट तो ये, तमीज से तो यही रूट आपको लेना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप अंधेरी से पहले जाते हो दादर, और दादर से फिर ऐसे रिटर्न करके कुर्ला आप अपने पैसेंजर को छोड़ते हो। इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर जो बिल 500 रुपए का बनना था, 500 to 600 रुपीज का बिल बनना था, यहाँ पर आपने उनको 1500 का मीटर घुमा दिया। अब लीगली तो यू आर लाइबल टू क्लेम फॉर 1500 रुपीज, बट एथिकली यू शुड नॉट, बिकॉज यू कुड हैव इजीली डन इट इन 500 and 600। अब आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कस्टमर को पता नहीं था, जो आपके यहाँ पर पैसेंजर बैठा हुआ था उसको ये रूट के बारे में पता नहीं था, तो आपने बोला चलो घुमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने इस तरह से किया, राइट। तो इसको बोलते हैं एथिक्स। एक बार मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज इन नॉर्थ इंडिया, समवेयर इन नॉर्थ इंडिया, वहां पर कुछ तो था, मतलब वो 40 रुपए का कोई तो वो कुल्फी था, ठीक है, वो 40 रुपए का कुल्फी अंग्रेज को 200 रुपीज में बेच रहा था, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली अब अंग्रेज को तो हिंदी समझ में आता नहीं है, मैंने उससे ऐसी हिंदी में बात करी, मैंने बोला भाई तो ये 400 का हमें बेच रहा है और इन्हें 200 का बेच रहा है, ऐसा मतलब क्यों? कहता है कोई बात नहीं, एफडीआई आ रहा है इसी बहाने। मतलब थोड़ा शायद पढ़ा लिखा होगा। बट आप बताओ, इस तरह से एफडीआई लाना क्या एथिक्स है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट एथिकल। आया समझ में? गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ये वाला, कि जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं है तो आप ये काम कर रहे हो, सो दिस इज नॉट एथिकल। ये आपका एथिक्स के अगेंस्ट जाता है। तो यहां पर वही पॉइंट आ रहा है, it is a system of overseeing the affairs of the corporation to ensure that they are conducted in an ethical manner and as per the provisions of the law. The mechanism of corporate governance includes the board of directors who appoint and oversee the reward of the management team. अब एक बात बताओ, एक कंपनी खुद से तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना? वो कंपनी कैसे काम करता है? दैट कंपनी वर्क्स थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंश्योर करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी बिजनेस में है या नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या आप एक रतन टाटा की कंपनी में पैसा लगाना पसंद करोगे या नीरव मोदी की कंपनी में? रतन टाटा जी के। क्यों? क्योंकि आपको पता है रतन टाटा जी कुछ भी गड़बड़ काम नहीं करेंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, है कि नहीं? अनडाउटेडली हर कोई यही बोलेगा कि मैं तो रतन टाटा जी की कंपनी के अंदर ही पैसे लगाऊंगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आप देखो, कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है,
उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स होते हैं, दो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं। आपका कंपनी ऑडिट हो गया, ये कंपनी लॉ हो गया। आई थिंक कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनका यहाँ पर, बट सर एलिफेंटा में नहीं है। आप एलिफेंटा छोड़ो, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राजस्थान के अंदर भी फोर्ट्स वगैरह में अगर आप जाओगे तो इंडियंस के लिए एक अलग प्राइस रहता है और फॉरेनर्स के लिए अलग प्राइस होता है। इंडियंस के लिए अलग प्राइस है, फॉरेनर के लिए अलग प्राइस है। उसको आप अनएथिकल वैसा नहीं बोलोगे, कई जगह फॉरेन के अंदर भी वैसा रहता है। आप ये समझो एक तरीके से कि जो प्राइस है वो प्राइस, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहता है। आई टेल यू, वो प्राइस जो है, जो प्राइस जो है वो, आप क्योंकि इंडियन हो इसलिए आपको वहां पर सस्ता प्राइस मिल रहा है। आपको आया समझ में? क्योंकि आप एक इंडियन सिटीजन हो इसलिए आपको वहां पर सस्ता प्राइस मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो उस तरह से चार्ज करते, यू टेक इट दिस वे वहां पर। ठीक है, तो उधर वो अनएथिकल वाला बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जब आप फॉरेन में भी जाओगे तो वहां पर भी, फॉरेन के अंदर भी म्यूजियम्स वगैरह के अंदर, आप अगर इंडियन हो तो आपको पे करना है, मतलब फॉरेनर हो। लेकिन अगर आप वहां के लोकल रेसिडेंट हो तो आपको पे नहीं करना, आपको शायद एंट्री फ्री में मिल जाता है या बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलता है एंट्री। लंदन के अंदर आई थिंक ऐसा होता है कि अगर आप एक इंडियन हो, मतलब इफ यू आर अ फॉरेनर देन यू हैव टू पे सम, कुछ तो पाउंड वहां पर रहता है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, तो ये चलता है। लेकिन वो जो बंदा कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो ऐसा नहीं है कि हर फॉरेनर से 200 रुपया चार्ज कर रहा था। वो क्या महाशय कर रहा था, जस्ट बिकॉज उस समय जो अंग्रेज उसके पास आया था उसको पता नहीं था। आई थिंक इट वॉज ऋषिकेश, आई वॉज इन ऋषिकेश। उसको पता नहीं था, उसको आइडिया नहीं था, तो उसने बोला जितना इसको लूट सकते हैं लूट लेते हैं। आया आपको समझ में? वो कुछ तो उसको उसने कोई स्वीट डिश दिया था। ठीक है, कुछ तो ये समोसा कचौरी का दुकान था कोई, तो वहां पर कुछ तो उसने स्वीट डिश दिया था। और फिर क्या बोलता है, आई हैव एडेड दिस दिस दिस, आई हैव एडेड नेचुरल हर्ब्स, आई गॉट इट फ्रॉम माउंटेन, और ऐसे कर करके उसको पूरा बना रहा था। मैं बोला भाई सही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं वहां पर एथिक्स की बात कर रहा हूँ। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये बात बताइए, ये क्लियर हुआ? और दूसरा चीज आप देखो, जब आप नेशनल पार्क में जाते हो और अगर आप एक फॉरेनर हो तो आपको पता है कि सपोज करो इफ यू आर इंडियन यू हैव टू पे 50 रुपीज, फॉर फॉरेनर इट इज 200 रुपीज। देर इज ट्रांसपेरेंसी। वो बता रहा है कि आप फॉरेनर हो तो आपको इतना पे करना है, आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आपको इतना पे करना है। लेकिन ये महाशय क्या कर रहा था, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज देयर इन योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और तीसरा होता है यहाँ पर अपना रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस। रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस मतलब जब आप स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करते हो, ठीक है, और अपना ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह जो आपका जाता है, वो सब मिलकर आपके क्या बनते हैं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट बनते हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको जो मैंने एक टर्म बताया वो आप याद रखना, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये आपके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन अपने पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं। तो जब आप कॉमर्स में एंटर करते हो, ठीक है, व्हेन यू डू कॉमर्स इज व्हाट, इट इज बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड। ठीक है, व्हेन यू डू बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज योर ई कॉमर्स। ठीक है, तो आप देखो जैसे अमेजोन हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हो गए। आप बताइए, इज दिस क्लियर? So it refers to the internet and mobile telephony based applications for conducting the business and commerce. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। अब जैसे Amazon हो गया, ये सब ई कॉमर्स। अब ये देखो, टिपिकली ई कॉमर्स रिटेलिंग विल हैव एन ऑर्डर प्लेसमेंट, tracking and delivery as well as online payment till the end। तो start to end everything happens online only, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास एक और टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की बात करें तो आप देखो, पहले जो एग्जाम फॉर्म था, हम लोग फिजिकल फॉर्म भरते थे। आपको पता है जो एग्जाम फॉर्म सीए इंस्टीट्यूट में हम लोग भरते थे, हम एक फिजिकल फॉर्म भरते थे। 500 रुपीज का पहले हम हार्ड कॉपी फॉर्म लेकर आते थे, उस फॉर्म को भरते थे, उसके बाद में उसमें सीए से साइन करवाते, फिर बैंक जाते, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते, फिर ये फॉर्म लेकर हम जाकर इंस्टीट्यूट में जमा करवाते, वो हमें कंफर्मेशन रिसिप्ट देता, तब जाकर हमारा एडमिट कार्ड हमें रिलीज हुआ करता था। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और
कई बार क्या होता था, वो फॉर्म के अंदर है ना, वो गोले भरने पड़ते थे। जैसे अगर आप चेक करो तो वो इस तरह से रहता था कि जैसे ना मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे आपका WRO नंबर होगा, है कि नहीं। मैं उस वक्त दिल्ली में था तो मेरा NRO नंबर होता था। तो वो ऐसे आता था NRO, फिर ये यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर हुआ करता था। अब आई डोंट नो आप लोगों के लिए कितना डिजिट का नंबर होगा, ये 6 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर हमें गोला भरना पड़ता था, जैसे 0 1 2, इस तरह से करके 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे से करके। जैसे मेरा 184 करके आता था, तो मुझे पता है क्या करना पड़ता था। जैसे ये गोले को भरना पड़ेगा 0 1, फिर ये 8, फिर ऐसे से करके ये गोला पूरा भरना पड़ता था NRO नंबर के लिए। तो अब इससे तकलीफ क्या हो गया आपको, इसे तकलीफ क्या हो गया, सपोज करो कोई गोला आपने गलत भर दिया तो आपका ये फॉर्म खराब, आपको ये फॉर्म पूरा नया वापस से खरीदना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था हम ब्लैंक फॉर्म कितने का परचेज करते थे, 500 का। इसके ऊपर फिर एग्जाम फॉर्म का डिमांड ड्राफ्ट जाता और फिर हम जाकर ये फॉर्म को सबमिट करते। स्कॉलरशिप में ऐसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये एक तकलीफ है। अब आप मुझे बताओ इस पूरे प्रोसेस में एक तकलीफ क्या है। देखो, हम 2 बार इंस्टीट्यूट जाएंगे, एक बार तो ब्लैंक फॉर्म खरीदने, एक बार फॉर्म को सबमिट करने के लिए, प्लस आना जाना। मेरे तो घर के पास में इंस्टीट्यूट था ICAI, आई वॉज इन दिल्ली दैट टाइम, तो दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट था वो मेरे घर के पास में था, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट सपोज करो कोई अगर अदर साइड ऑफ द दिल्ली से आ रहा है, तो उस बेचारे का पूरा दिन बर्बाद होता था एक फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। तो कई बार मेरे फ्रेंड्स के लिए जो अदर साइड ऑफ द दिल्ली रहते थे, उनके लिए फॉर्म मैं कलेक्ट करके ले आता था। ठीक है, तो ये फॉर्म कलेक्ट करना, उसके बाद में डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको बैंक में जाना, फिर CA से साइन करवाना, फिर वापस से फॉर्म को जमा करवाना। तो इसमें काफी 3 4 दिन का प्रोसेस होता था। और कई बार तो मेरे कुछ, मैं तो जैसे आपको बताता हूँ, बैकअप के लिए 2 फॉर्म खरीद के लाता था, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक करूंगा मैं। तो बैकअप के लिए एक फॉर्म मैं हमेशा रखता था अपने पास। सो कॉस्ट इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। सेम वे अगर आप चेक करो, तो जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे और जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं प्रैक्टिस में, जो बिजनेसेस है, ये बिजनेसेस भी जब फाइलिंग करते हैं तो इनका भी फाइलिंग कैसे होता था, पहले फिजिकली फॉर्म, जैसे कंपनी लॉ हो गया आप लोगों का, कंपनी लॉ हो गया आप लोगों का, नहीं वाह। तो कंपनी लॉ के अंदर क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको हर चीज किससे करना पड़ेगा, ROC से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ROC को हम बोलते हैं द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आप चेक करो, सपोज करो मेरा कंपनी अगर मुंबई में है, तो मुझे टाइम टू टाइम ROC मुंबई को जाकर हाजिरी देना पड़ेगा, उसके सामने मुझे फॉर्म्स वगैरह फाइल करने पड़ेंगे। तो पहले क्या होता था कि ROC के अंदर वहां जाके एक बंदा सुबह सुबह लाइन में लग जाता था। ठीक है, जैसे सपोज करो अंकिता मेरी इंटर्न है, तो मैं अंकिता को सुबह सुबह बोलूंगा कि अंकिता, आप अपने घर से ऑफिस नहीं आओगे, आप सीधा ROC जाओगे और ROC में वहां लाइन में लग जाओगे। और आकांक्षा को मैं बोलूंगा कि आकांक्षा आप ऑफिस आओगे, आप ये सारा फॉर्म्स को पिक करोगे और फॉर्म्स को पिक करके आप जाकर अंकिता को ये फॉर्म सबमिट करोगे। और मैं विधि को बोलूंगा कि विधि, आज आप ये सारे फॉर्म्स घर पे ले जाओ और फिजिकली जैसे फॉर्म्स को भरा है ना हमने, ये सारे फॉर्म्स को आप भरकर रेडी रखोगे। आया समझ में। विधि ये सारे फॉर्म्स को भर के सुबह ऑफिस ले आएगी, ऑफिस में मैं उसके ऊपर सिग्नेचर करूंगा। फिर आकांक्षा ये फॉर्म लेकर ROC ऑफिस जाएगी, जहां पर अंकिता ऑलरेडी सुबह से लाइन में लगी हुई है, और फिर जाकर ये फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। तो आप सोचो कितने ज्यादा रिसोर्सेज मेरे को चाहिए कि एक फॉर्म को अगर सबमिट करना है। तो ऑब्वियसली एक फॉर्म की बात नहीं होती थी, यहाँ पर काफी सारे फॉर्म्स की बात हो रही है। बट अगर आप चेक करो तो एक फॉर्म को सबमिट करने के लिए मुझे एक जना चाहिए जो इसको फिल करेगा, एक जना जो इसको ऑफिस से ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक जना चाहिए जो वहां ROC में जाकर इसको सबमिट करेगा। तो इस तरह से करके काफी ज्यादा रिसोर्सेस वेस्ट होता था। अब आप मुझे बताओ, अगर आर्टिकलशिप के अंदर आपको, सपोज करो अंकिता को मैंने थ्रू आउट एक ही काम दिया कि आपको ROC में सिर्फ लाइन में लगना है, तो आप मुझे बताओ आपने काम क्या सीखा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू द फिजिकल फाइलिंग। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जब सब चीज धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, आप आज की डेट में तो देखो शादी भी ऑनलाइन हो जाता है, ये आप शादी.com, भारत मैट्रिमोनी.com, सब ऑनलाइन होने लग गया। तो यहाँ पर क्यों ना हम अपने बिजनेस को भी, और ये जो फाइलिंग वगैरह का काम है इसको भी ऑनलाइन कर दें। और इसको ऑनलाइन किया, और क्या बन के आ गया हमारे पास, MCA.gov.in। ठीक है, Ministry of Corporate Affairs.gov.in। आप ध्यान रखना, एक इंसान का नाम मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दिया था। हु इंट्रोड्यूस्ड ई फाइलिंग
ऑफ कंपनीज, ये कौन लेकर आया था? MCA 21। MCA 21 इज द पोर्टल, इसको कौन लेकर आया था? श्री प्रेमचंद गुप्ता। आप चेक करना, PC गुप्ता। 2005 में इन्होंने ये काम कर दिया। तो 2005 से पहले जितनों ने भी CS किया है वो ये दर्द जानते हैं कि ऑफिस से आपको लाइन में जाके लगना पूरे पूरे दिन वहां पर, वो क्या मतलब क्या आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जो आपको CS के आर्टिकलशिप में, ROC के अंदर लाइन में जाके लगना पड़ता था, ठीक है? तो शुरुआत आपका आर्टिकलशिप वहीं से होता था। तो ये हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जब मैं खुद आर्टिकलशिप कर रहा था उस समय इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी जो आप अपना रिटर्न फाइल करते हो ना, अपने एनुअल इनकम का जो रिटर्न फाइल करते हो, ये रिटर्न ये जो आप रिटर्न फाइल करते हो ये भी फिजिकल रिटर्न फाइल होता था, ठीक है? और मैं आपको बताता हूं, पहले ये जैसे 30 सितंबर है ना, 30 सितंबर तक आपका एनुअल रिटर्न लग जाना चाहिए। तो वहां पर क्या होता था, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ऑफिस होते थे उनका इनकम टैक्स ऑफिस में सेटिंग रहता था, और वो क्या करते थे, 30 सितंबर की बजाय वहां पर वो फाइलिंग करते थे, लेट्स से 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को साइन करते थे। लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर वो कंफर्मेशन देगा तो ठप्पा कब का लग जाता था? ठप्पा लग जाता था 30 सितंबर का। आपको आ रहा है समझ में? और बदले में क्या होता था, यहाँ पर जो ऑफिशियल है उस ऑफिशियल को ब्राइब दे दिया जाता था कि भाई एक काम कर, तू इसको 5 अक्टूबर को मैं तेरे को दे रहा हूँ, पर तू 30 तारीख का इसमें स्टैंप लगा दे, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैंने अगर लेट फाइल किया तो क्लाइंट को जबरदस्ती 10,000 रुपए का पेनल्टी पड़ेगा, ठीक है? तो एक काम कर, आई विल गिव यू 2,000 रुपीज, एक काम करो मेरा 30 सितंबर में फाइल कर दो। तो आप देखो, 30 सितंबर के फाइलिंग के लिए ये 2,000 रुपया आप अपने ऑफिशियल को ब्राइब देते थे, करप्शन बढ़ता था। और आप देखो एक तरीके से गलत हो गया ना। आप सपोज करो अंकिता ये काम करती है, ठीक है, कि 10,000 रुपया का पेनल्टी पड़ना पड़े पर 2,000 रुपए का ब्राइब देके लेट फाइलिंग करवाती है। आकांक्षा फिल्स द फॉर्म ऑन टाइम, शी टेक्स ऑल द पेन एंड इंश्योर्स दैट 30 सितंबर तक सारे के सारे फाइलिंग हो जाए ताकि इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगे। तो आप चेक करो, इसकी वजह से आकांक्षा भी क्या होगी, नेक्स्ट ईयर वो भी बोलेगी मैं क्यों इतना जल्दीबाजी करूं, मैं क्यों रात रात भर भर के यहाँ पे काम करूं, जब मुझे पता है ऑफिशियल को पैसा खिला के काम हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता था, काफी करप्शन वगैरह होता था और सिस्टम के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था। यू सी देयर वाज अ गवर्नेंस इशू हियर। अब क्या कर दिया गया, नाउ एवरीथिंग इज चेंज एंड एवरीथिंग इज चेंज टू ई फाइलिंग। अब आप खाली क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करोगे। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करने से क्या हो गया, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे तो आप जिस दिन फाइल करोगे उस दिन का डेट, उस समय का टाइम, और टाइम भी कैसे, वो आपको इतना तक बता देगा, इतने आवर्स पे, इतने मिनट्स पे, इतने सेकंड पे इस IP एड्रेस वाले कंप्यूटर से आपने इस फॉर्म को अपलोड किया है। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आपका आ गया और आप प्रॉपर से यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हो। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड नाउ द ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग? क्या आप समझ रहे हो? राइट, तो ये आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। सो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज अ सिस्टम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर, गवर्नमेंट एंड अदर्स इलेक्ट्रॉनिकली। सो इन टैक्सेशन जैसे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स को, अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो फिजिकल फॉर्म का खत्म। आपने अभी शायद रिसेंट में सुना होगा फेसलेस असेसमेंट, शायद ये न्यूज आपने अभी रिसेंट में कभी पढ़ा हो। फेसलेस असेसमेंट पढ़ा है आपने? क्या आपने फेसलेस असेसमेंट के बारे में सुना है? अभी न्यूज में काफी ज्यादा था, 1 अक्टूबर से ही चालू हुआ है, कल से ही। नहीं, किसी ने भी नहीं सुना फेसलेस असेसमेंट? ओके, आज एक काम करना, जब लेक्चर खत्म होगा तो जस्ट गूगल करना फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स। देखो फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है कि आज की डेट में, मतलब अब तो क्या हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा, बट आज से पहले क्या होता था, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, सपोज मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं और दीप ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो मुझे पता है कि यार दीप जो है ना उसके पास पावर है, ठीक है, मेरे को पता है जो दीप है उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, वो यहाँ पर ब्राइब पे कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दीप को जबरदस्ती परेशान करता, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये ऐसे नहीं हुआ, वो वैसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं रहा। वसंत मेरे गांव का है, मेरे जान पहचान वाला है, तो मैं वसंत को परेशान नहीं करता हूँ, उसके साथ मैं सेटिंग कर लेता हूँ।
रीति अगेन मुझे पता है कि ज्यादा इसको अगर मैं परेशान करूंगा तो ये ब्राइब दे देगी मेरे को, तो मैं रीति को भी इस तरह से परेशान करता था, ये इनकम आपने नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, इधर परेशानी उधर परेशानी। तो रीति लास्ट में परेशान होकर बोलती है कि सर एक काम करो, जो भी है अब गलतियां बहुत हो गई, ले देकर कैसे मामला निपटाया जा सकता है। तो ये सारा चीज होता था। बट आज की डेट में फेसलेस असेसमेंट हो गया। अब फेसलेस असेसमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे आपका आंसर कॉपी चेक होता है ना, तो एग्जामिनर को पता नहीं होता है कि ये किसका पेपर चेक हो रहा है, ना आपका रोल नंबर लिखा जाता है, उसको एक ब्लैंक आंसर कॉपी दिया जाता है। ब्लैंक मतलब आंसर कॉपी विदाउट एनी रोल नंबर। आपको पता होगा कि एग्जाम में आप अगर कुछ इस तरह से करके सिंबल बनाते हो, ओम, या आप ऐसे क्रॉस बनाते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे 786 लिखते हो, ये सब अगर आप कोई भी ऐसा सिंबल बनाते हो, तो इट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आपके पेपर में, उस पेपर में आपको 0 दिया जा सकता है। डू यू नो अबाउट इट? क्या आपको पता है ये? सीएससीएस के अंदर, प्रोफेशनल एग्जाम्स में, सीएससीएस सीडब्ल्यूए के अंदर अगर आप पेपर में ये सब, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने सपोज करो मैंने वहां पर इस तरह से लिख दिया, या मैंने ऐसे लिख दिया जय श्री राम इस तरह से करके, तो कहीं ना कहीं मैं एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख भाई, मैं हिंदू हूं, अगर तू भी हिंदू है तो अपन एक ही धर्म वाले हैं, हमें मार्क्स, मेरे को मार्क्स दे दे, मेरे को पास करवा दे। ये सब चीजें अगर आप करते हो तो वहां पर इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं पता ये पेपर किसका है, ये पेपर मुंबई का है या ये पेपर दिल्ली का है, ये पेपर किसी बॉय का है, किसी गर्ल का है, वो 12th पास है, वो ग्रेजुएट है, क्या है, कुछ नहीं पता उसको। सिर्फ एक कॉपी दिया जाता है और बोलता है एक बच्चा है, उस बच्चे ने यहाँ पर ये आंसर लिखा है, तुम चेक करके इसको बताओ। तो वो उस तरह से चेक करता है। तो आज की डेट में जो फेसलेस असेसमेंट होगा वो भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर को एक रिटर्न का कॉपी दिया जाएगा और उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि ये रिटर्न किसका है। उसको बोलेंगे तुम चेक करो, ये रिटर्न भरा है बंदे ने, ये रिटर्न करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो तुम उसको ईमेल करो। ठीक है, अच्छा ईमेल करोगे तो सर उसको पता चल जाएगा? नहीं, तब भी पता नहीं चलेगा। तुम इस रिटर्न के अंदर नंबर पे रिप्लाई करो और उसको बोलो, एक यूनिक नंबर होगा, उस पर रिप्लाई करो और उस क्लाइंट को बोलो कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे और चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये किसका कॉपी है, ये वसंत का कॉपी है, ये रीति का कॉपी है, ये आकांक्षा का कॉपी है, किसका कॉपी है मुझे नहीं पता, तो इन दैट केस अब ये सारा चीज लफड़ा जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। प्लीज आप चेक करना, आज की डेट में करंट अफेयर है, फेसलेस असेसमेंट, आप चेक करना, फेसलेस असेसमेंट। आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। ओके, नेक्स्ट आप देखो ग्लोबलाइजेशन। ये तो शायद हमने ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस कर लिया कि जब आप पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट की तरह देखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। और आप एक ही कंट्री में अपने आप को कन्फाइन नहीं रखते, यू गो टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ओके, डन। ग्लोबलाइजेशन आई थिंक ये मुझे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। फिर आप देखिए गुडविल आ जाता है। व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी। और ये रेप्यूटेशन कैसे पता चलता है? पॉजिटिव रेप्यूटेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रेप्यूटेशन। कई बार नेगेटिव रेप्यूटेशन भी होता है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। बट ये पॉजिटिव रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन कैसे पता चलता है? धुवल बोलते हैं एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट्स क्या? वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस और गुडविल सेम है? डू यू मीन वैल्यू ऑफ बिजनेस इज रेप्यूटेशन? बाय हिज वर्क, हुज वर्क एंड व्हाट वर्क? आकांक्षा बोल रही है बाय द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ध्वनि भी बोल रही है प्रॉफिट्स। आप ध्यान रखना, देखो क्या होता है, कितना मार्केट कैप्चर किया है उस हिसाब से सही बोलते हैं। ओके, देखो गुडविल की अगर आप बात करो, इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, ये बात तो सही है। देखो, दो तरीके से गुडविल निकलता है। एक तो गुडविल होता है, अगर मैं ये बोलूं कि देखो, मैं
150 रुपए कमाता हूँ, जबकि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ 120 रुपए कमाता है। ठीक है। और बाकी जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है वो 120 रुपए कमाते हैं और मैं 150 कमाता हूँ। तो यहाँ पर 30 रुपया मेरे लिए क्या हो गया? 30 रुपीज इज माई गुडविल। अरे आया, ये जो सुपर प्रॉफिट आया ना, सुपर प्रॉफिट ऐसी तो निकलता है, सुपर प्रॉफिट ऐसी तो निकलता है ना, FMP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अकाउंट्स में आपने पढ़ा हो शायद, पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गया। हाँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से आप गुडविल को निकालते हो और उसमें आप क्या बोलते हो कि भाई मैं तो इतना कमाता हूँ, इंडस्ट्री तो इतना कम कमाता है। तो जो आप इंडस्ट्री के बियॉन्ड, जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो, वो आपका सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट कर लेते हो। और दूसरा आपके पास जो तरीका है, वो तरीका क्या हो जाता है कि देखो आपने कोई एसेट है जो कि 100 रुपए का है, एक एसेट है जो कि 100 रुपए का है, जिसका बुक वैल्यू 100 रुपया है। उस 100 रुपए के लिए आपने 120 रुपया पे किया, मीन्स यू हैव पेड सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये जो 20 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किया, वो किसके लिए पे किया? उसके गुडविल के लिए। आप बताओ, इज दिस क्लियर? 20 रुपीज जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो किसके लिए पे किया? गुडविल के लिए। आप सपोज करो आपको कोई मूवी देखने का मन है और शो हाउसफुल है, मेरे पास दो टिकट है, मैं आपको बोलता हूँ 100 रुपए का टिकट है, आपको दो टिकट्स चाहिए थे, तो मेरे पास है दो टिकट्स जो मैं आपको बेचने को रेडी हूँ। पर मैं 100 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं 200 रुपए में बेचूंगा। आप बोलोगे सर 200 तो बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगा पिक्चर देखना है तो आप देख लो, 200 रुपए लगेंगे, दो टिकट के 400 रुपए। और आप मुझे ऑलमोस्ट डबल पे करने के लिए रेडी हो गए। तो ये उस मूवी का क्या हो गया? गुडविल हो गया। आप बताओ, इज दिस क्लियर? कि एक 100 रुपए के एसेट को आपने 200 रुपए में एक्वायर किया, या चलो 180 रुपीज में एक्वायर किया। तो ये 180 रुपीज में से 100 रुपया तो माइनस कर दो, तो ये जो 80 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किया है मेरे को, ये आपका क्या बन जाएगा? गुडविल। आप बताओ, इज दिस क्लियर? Guys, is this clear? So sometimes one company acquires the other company and it pays more than what the value of the company is. ठीक है, कंपनी ए अक्वायर्स कंपनी बी। अब कंपनी ए को पता है कि कंपनी बी का मार्केट वैल्यू 100 रुपया ही है, वो फिर भी 105 रुपया पे करके आता है। दिस मीन्स 5 रुपया जो उसको एक्स्ट्रा मिला है, ये क्या है? ये हो गया उसका गुडविल। आप बताइए, इज दिस क्लियर? गाइस, इज दिस क्लियर? राइट। और यही आपका देखो, कई बार कस्टमर भी, आप देखो स्टारबक्स और सीसीडी दोनों में आप कैपेचिनो लो, स्टारबक्स में पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और कैफे कॉफी डे में आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, है कि नहीं? और पैसे ज्यादा देने के बावजूद भी आप स्टारबक्स से कॉफी खरीदते हो, आप सीसीडी से नहीं लेते। नाउ कंपेयर सीसीडी विद अ नॉर्मल कॉफी शॉप। नॉर्मल कॉफी शॉप और सीसीडी में अगर आप देखो तो सीसीडी आपको महंगा मिलेगा, नॉर्मल कॉफी शॉप आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है। और वही आप काका के वहां पे ठेले पे जाकर, जो फुटपाथ पे दुकान लगाया हुआ है उन्होंने, वहां पर जाके आप अगर कॉफी लो तब तो और भी कम आपको मिल जाएगा, आपको उतने भी पे नहीं करने पड़ेंगे। सो ये जो आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा पे करने के लिए आप रेडी हो, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज द रेप्यूटेशन और द लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर्स। ठीक है, तो ये कंपनी का क्या बन जाता है? गुडविल। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? डिस्कस किया था हमने ये। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था? अरे हाँ ना, तो बताओ, डिस्कस किया था। ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, पावर सप्लाई, ठीक है, जो बेसिकली किसी एक के लिए नहीं, ओवरऑल सबके काम आता है, हॉस्पिटल्स, ये सब पूरे सोसाइटी और एंटरप्राइज के काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। हम कैसे बोलते हैं कि बीकेसी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है? क्यों? क्योंकि वहां पर रोड्स बिल्कुल चौड़े चौड़े हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ऑफिसेज है, हॉस्पिटल है, ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, राइट वहां पर। तो ये आपका क्या बन गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से आप अगर चेक करो, हम गिफ्ट सिटी के बारे में बात करते हैं, रिमेम्बर हमने गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ा था? क्या हमने गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ा था?
नहीं, हमने गिफ्ट सिटी के बारे में नहीं पढ़ा। ओके, सो गिफ्ट सिटी इज बेसिकली व्हाट? गिफ्ट सिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गिफ्ट सिटी के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम किसी एक एरिया को ले जाकर वहां पर डेवलप कर देंगे, ठीक है। और गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने पास जो एक है फिलहाल इस समय जो अपने पास है, वो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। आईएफएससी एक आपके पास मिलता है। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म हो जाता है योर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गिफ्ट सिटी। तो ये आपने क्या किया गिफ्ट सिटी के अंदर? आज बस खाली ऐसे ही जाकर यूट्यूब पे जाना और टाइप करना गुजरात गिफ्ट सिटी, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात कुछ भी आप लिख लेना, ये सिर्फ गिफ्ट सिटी जाकर आप यूट्यूब पे टाइप करोगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा गिफ्ट सिटी के बारे में। तो आप चेक करना, आप समझ जाओगे मैं कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप गिफ्ट सिटी गुजरात। सिर्फ जब आप इतना टाइप करोगे तो आपको एक जो फर्स्ट वीडियो मिलेगा वहां पे, उस फर्स्ट वीडियो को, या सीएमओ गुजरात का एक वीडियो है, आप वो चेक करना, यू विल अंडरस्टैंड कि वो गिफ्ट सिटी में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वो सब आ जाते हैं आपके किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। आप मुझे बताओ, जब आप दूध को उबालते हो, जब आप दूध को उबालते हो तो क्या आप मलाई बना रहे हो या वो मलाई ऑटोमेटिकली बन जाता है? जब आप दूध को उबाल रहे हो तो जो मलाई है वो अपने आप आ जाता है या आप मलाई बना रहे हो? नहीं बना रहे, है कि नहीं? वो तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या मलाई महंगा बिकता है या मलाई सस्ता बिकता है? क्या मलाई महंगा बिकता है या सस्ता बिकता है? महंगा। अच्छा, अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब आप जूस निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप शुगर केन जूस निकाल रहे हो, देखा आपने शुगर केन जूस निकालते वक्त? स्टेशन के बाहर कई बार आपने देखा होगा, राइट। अब जब वो शुगर केन जूस निकालता है तो आप वो देखते हो वो जो भूसा तैयार हो जाता है, दैट शुगर केन जिससे जूस पूरा निकल गया, उसके बाद में जो पल्प रह जाता है, मुझे बताओ वो पल्प को प्रोड्यूस कर रहा है या वो ऑटोमेटिकली बन गया? ऑटोमेटिक बन गया। अब मुझे बताओ वो भूसा महंगा बिकता है या सस्ता? वो सस्ता बिकता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। किसी ने यहां पर, किसी को पता है सरसों तेल कैसे बनता है? सरसों तेल कैसे बनता है? मस्टर्ड ऑयल। अभी ये मत बोलना सर मस्टर्ड सीड से। आशीष बोल रहा है यस। आप बताओ आशीष कैसे बनता है मस्टर्ड ऑयल? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। सर जैसे चक्की में आटा पिसाने हम लोग लेके जाते हैं ना गेहूं, वैसे मस्टर्ड को भी लेके जाता है, वो तेल का ऐसा मशीन होता है, उसमें से भी ओके, तेल निकलता है और वो भी उसका रेसिड्यू भी निकलता है एक साइड। ओके। सो आशीष ने करेक्ट बताया कि जैसे हम चक्की पीसते हैं ना, बिल्कुल वैसे एक मशीन होता है, उस मशीन में आप सरसों के सीड को डालते हो। वो सरसों का सीड वहां पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके एक साइड आपको मस्टर्ड ऑयल मिलता रहेगा और दूसरे साइड एक बाय प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल केक, ठीक है। ये ऑयल केक क्या काम आता है? ये ऑयल केक से आप फर्टिलाइजर बनाते हो। फर्टिलाइजर क्या? नेचुरल मैन्योर जो होता है, आप वो बनाते हो यहाँ पे। और ये जो ऑयल केक होता है, इस ऑयल केक को ले जाकर आप मार्केट में बेच सकते हो फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स इसको खेतों में डालते हैं। और दूसरा, ये एनिमल को भी खिलाया जाता है, काउस को भी, बिल्कुल करेक्ट आशीष, वो काउ को भी खिलाया जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज जब नॉर्थ इंडिया में आप देखो वहां पर ठंड बहुत होती है, तो जब वो लोग ये ऑयल केक खाते हैं तो ऑयल केक खाने से इट कीप्स द बॉडी ऑफ द एनिमल वार्म। और अगर आप इसको अपने खेतों में डाल दो तो खेतों में डालने से क्या होता है, ये ऑयल केक की वजह से जो मट्टी होती है, वो मट्टी के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी बैठता नहीं है। ऑयल केक इट रिटेन्स द हीट, पूरे दिन उसमें जब खेतों में धूप जाएगा तो वो इट रिटेन्स द हीट, और वो हीट की वजह से पौधा
जो होता है आपका, या जो भी आपने फसल उगाया है वो अच्छे से ग्रो करता है, और ऑब्वियसली उसके अंदर और भी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप सरसों से क्या बना रहे थे? आप सरसों से सरसों तेल बना रहे हो, ऑयल केक बना रहे हो, या दोनों बना रहे हो? टेक्निकली सरसों से आप क्या करते हो? आप सरसों तेल बनाते हो, बट ऑयल केक तो ऑटोमेटिकली आपका साथ में प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आप यहां पर ध्यान रखना, जब एक कॉमन रॉ मटेरियल के साथ में, ठीक है, जब एक कॉमन रॉ मटेरियल के साथ में दो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, तो वो दो प्रोडक्ट्स को हम या तो जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, या उनमें से एक होगा मेन प्रोडक्ट और दूसरा क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट। आप यहां पर ध्यान रखना, मैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, आप चेक करो, आपने एक कॉमन रॉ मटेरियल लिया, इस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेसिंग में डाला। ठीक है, इस रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेसिंग में डाला, प्रोसेसिंग में डालने के बाद आपके दो प्रोडक्ट्स तैयार हो गए, लेट्स से प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब ध्यान रखना, ये जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है, या तो ये क्या है, या तो ये जॉइंट प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन दोनों को प्रोड्यूस करने का था, तो या तो ये जॉइंट प्रोडक्ट है, या फिर ये क्या है, इनमें से एक बाय प्रोडक्ट है। अब देखो, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आप कैसे डिटरमाइन करते हो? जो जॉइंट प्रोडक्ट होगा ना, वो सब्सटेंशियल वैल्यू का होगा, और जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट सब्सटेंशियल वैल्यू का नहीं होता। ठीक है, बाय प्रोडक्ट को आप कैसे बेचते हो? बाय वे ऑफ अ स्क्रैप। ठीक है, वो आपका बाय प्रोडक्ट है जो आप स्क्रैप की तरह बेच देते हो। और दूसरा, ये जो बाय प्रोडक्ट है, ये आप प्रोड्यूस नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट ऑटोमेटिकली गेट्स प्रोड्यूस्ड while प्रोड्यूसिंग द मेन प्रोडक्ट। जब आप मेन प्रोडक्ट को बनाते हो, वहीं पर आपका ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। याद रहेगा गाइस, याद रहेगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए। तो आप देखो, जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन अ कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। आया? एक ही मशीन के अंदर आप सरसों डालते हो, सरसों से एक साइड आपका ऑयल केक निकलता है और दूसरी साइड मस्टर्ड ऑयल निकल जाता है। देखो, जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यूजुअली रिक्वायरिंग further processing, each product being in such proportion that no single product can be designed as a main प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री के अंदर गैसोलाइन, फ्यूल ऑयल, लिब्रिकेंट, पैराफिन, कोल तार, एसफाल्ट, केरोसिन, ये सब आपके क्या होते हैं? क्रूड ऑयल से निकलते हैं। आपने देखा होगा कच्चा तेल, कई बार वर्ड आप सुनते हो, कच्चा तेल। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बोलते हैं कच्चा तेल महंगा हो गया, या कई बार डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हम बोलते हैं कच्चा तेल महंगा हो गया इसलिए डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। कच्चा तेल सस्ता हो गया मतलब डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। आपने सुना है ऐसा? तो वो कच्चा तेल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। जो आपने मूवीज वगैरह में भी कई बार देखा होगा, जब ये ड्रिलिंग करते हैं, आप लोगों ने चेक किया होगा, कितने लोग यहाँ से जेटी से अ, अलीबाग गए हो? जेटी से अलीबाग गए हो? गेटवे ऑफ इंडिया से जेटी पकड़कर अलीबाग गए, कितने लोग गए? कोई गया आप में से? नहीं? ओके, कभी आप जब जाओगे तो आप देखना, हाँ एलिफेंटा तक गए हो। ठीक है, अच्छा, तो आपने चेक किया होगा वहां पर रास्ते में वो बड़ा बड़ा सा टावर आपको दिखा होगा, है कि नहीं? वो टेलीफोन का जैसा टावर टावर होता है, बिल्कुल वैसा आपको समुद्र के बीच में वो एक टावर टावर दिखा होगा। अब वो जो टावर है ना, वो बेसिकली क्या है, वहां से ऑयल, उसको ऑयल रिग्स बोलते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहां पे कच्चा तेल को प्रोड्यूस करते हैं कई लोग। ठीक है, तो अब वो जो कच्चा तेल प्रोड्यूस होता है, क्रूड ऑयल, वो क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, और उसको प्रोसेस करते तो डीजल बन जाता है, फिर उसको प्रोसेस करते तो केरोसिन बन जाता है, और प्रोसेस करते तो पेट्रोल बन जाता है, और प्रोसेस करते तो फिर जो एरोप्लेन में डलता है व्हाइट पेट्रोल, वो डल जाता है। सो इस तरह से करके आपका वर्कआउट होता है। लेकिन अगर आप बाय प्रोडक्ट का बात करो, तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? दैट इज अ मटेरियल विच इज डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोसेस। जैसे कि
जब आप जूस बनाते हो तो जो पल्प होता है वो पल्प क्या हो गया, वो बाय प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि उसको तो उठाकर आप बाहर फेंक देते हो, और जो मेन मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, जूस। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। और आप सिंपली एक बात बताओ, किसी सब्सटैंशियल वैल्यू वाले आइटम को क्या आप डिस्कार्ड करोगे? आंसर इज नो, है कि नहीं? किसी सब्सटैंशियल वैल्यू के चीज को तो आप डिस्कार्ड करोगे नहीं। डिस्कार्ड किसको करते हो? जिस चीज का वैल्यू थोड़ा कम होता है कि नहीं? तो यहां पर इसीलिए जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट अगर एक ही प्रोसेस से, एक ही रॉ मटेरियल से बन रहे हैं, तो आपको यह चेक करना है कि क्या उन दोनों का वैल्यू सब्सटैंशियल है। अगर दोनों का वैल्यू सब्सटैंशियल है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट है। एक का वैल्यू सब्सटैंशियल है, दूसरा स्क्रैप है, तो वो क्या बन जाएगा? जो स्क्रैप वाला आइटम होगा उसको हम बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। गाइस, इज दिस क्लियर? जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, क्या ये क्लियर हुआ आपको? ओके, फिर आप देखिए यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हमने देखा था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने क्या कर दिया? देखो, पहले क्या था? लाइसेंस राज था। आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट फिर आपको क्या करेगा? उसके लिए अलाउ करेगा कि आप यहाँ पर कंटिन्यू करो, बिजनेस को कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसी उसको हम क्या बोलते थे? लाइसेंस राज। ठीक है, लाइसेंस राज का उल्टा ही क्या हो गया? लिबरलाइजेशन। कि हमने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चलो तुम्हें जो बिजनेस करना है वो करो, बट हाँ कुछ कुछ बिजनेस है उसके लिए तुम्हें मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। कल को आप बोलो मुझे जो बिजनेस करना है मैं वो कर सकता हूँ। नमन और बसंत बोलते हैं चलो हम अपने घर पे मिसाइल बनाएंगे, ठीक है, हैंड ग्रेनेड बनाएंगे और बंदूक बनाएंगे, कट्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलेगा? देखो, हमने लिबरलाइजेशन दे दिया, बट इतना भी लिबरलाइजेशन नहीं दिया कि आप घर पे गोला बारूद वगैरह बनाने लगो। इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, अगर आप कोई इस तरह से एक्सप्लोसिव डिफेंस प्रोडक्ट बना रहे हो तो। ये आया समझ में? लिबरलाइजेशन, दिस इज लिबरलाइजेशन, ओके। बट कल को अगर ये बोले कि हम लोग दोनों मिलकर एक पिज्जा का स्टोर खोलना चाहते हैं, हम दोनों मिलकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं, हम एक नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू करेंगे, हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो, कोई तकलीफ नहीं। कल को ये बोले यार ये मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस अच्छा है, ऊपर से सरसों डालो और इधर से तेल और इधर से ऑयल केक निकलता है, तेल भी महंगा बिकेगा, ऑयल केक भी महंगा बिकेगा, दोनों बैठकर यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे, देन देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस बिजनेस को चालू कर लो। बस खाली हाँ जो जो नेसेसरी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने हैं, जैसे म्यूनसिपालिटी से लाइसेंस लेना है और जो भी आपको बाकी जो है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लिबरलाइजेशन। गाइस, दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर? लिबरलाइजेशन, आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको शायद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक को कई लोग कंपेयर कर देते हैं रॉ मटेरियल्स के साथ। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक इंक्लूड्स ऑल एवरीथिंग विच यू रिक्वायर टू प्रोसेस द गुड्स इज व्हाट इट इज लॉजिस्टिक। तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के बिना तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, तो रॉ मटेरियल लॉजिस्टिक्स में आ गया आपका। इसके अलावा आप देखो, आप अगर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो स्पेयर पार्ट्स भी आपका लॉजिस्टिक्स के अंदर आ गया। इस फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स ये भी आपका क्या हो गया? लॉजिस्टिक्स का पार्ट हो गया। तो एनी एनी एक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब जब गुड्स को बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए उसको हम क्या बोल देते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक। और जब हमारा गुड्स बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और बाहर बिकने को जाता है, उसको हम क्या बोल देंगे? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आप बताओ, इज दिस क्लियर? Guys, is this clear? So everything which is required, all the inputs which are required to produce the goods is called as inbound logistic, and all the products which is required to be sold in the market उसको हम क्या बोलते हैं? Outbound logistic. Guys, is this clear? राइट? फिर आप देखिए आपके पास अगला टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मर्जर। मर्जर को मैं बोलता हूं मैरिज। ठीक है, दो कंपनीज जब बोलते हैं कि आज से हम अपने अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं, कसमें वादे निभाएंगे हम, ठीक है, मिल के रहेंगे जन्म जन्म, ये क्या बन गया? अपना मर्जर। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड बोलते हैं हम दोनों मर्ज होकर बन जाते हैं लेट्स से सी लिमिटेड, या हम दोनों मर्ज होकर बन जाते हैं ए बी लिमिटेड, तो ये क्या बन गया? मर्जर। आप बताओ, इज दिस क्लियर?
गाइस इज दिस क्लियर? मर्जर, व्हेन टू कंपनीज दे कम टुगेदर। सर ये दो कंपनीज एक साथ क्यों आते हैं? आप बताओ, वोडाफोन आइडिया एक साथ क्यों आए? क्यों वोडाफोन आइडिया ने बोला मिलके रहेंगे जन्म जन्म? पहले तो एक दूसरे को काटते फिरते थे, ठीक है, एक दूसरे से फूटे आंख पसंद नहीं थे, कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन दोनों ने एक साथ फिर मर्जर क्यों कर लिया? क्योंकि सामने आ गया था जियो दन दनादन, और जियो दन दनादन इनका दन दनादन कर रहा था, तो इन्होंने बोला हम दोनों मर्ज कर जाते हैं और साथ में मिलके जियो को काउंटर करेंगे, एयरटेल को काउंटर करेंगे। तो मर्जर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन आ गया, या फिर आप बोलते हो हम दो कंपनीज अगर मर्ज कर जाएंगे ना, आप देखना एकदम हम मार्केट के ऊपर पूरा कैप्चर कर लेंगे, राइट? जय और वीरू जैसी जोड़ी है हमारी, तो आप मर्जर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज अ गुड आइडिया। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? सपोज करो धर्मेश सर बोलते हैं आनंद सर मैं सीए का एक्सपर्ट हूं, ठीक है, और नम्रता मैम बोलती है मैं सीएस में एक्सपर्ट हूं। तो नम्रता मैम और धर्मेश सर ये क्या बोलते हैं, हम मर्जर कर लेते हैं। हम दोनों, मतलब धर्मेश सर का अपना इंस्टीट्यूट है फॉर सीए और नम्रता मैम का अपना इंस्टीट्यूट है फॉर सीएस। तो धर्मेश सर नम्रता मैम बोलते हैं मेरे पास सीए के स्टूडेंट्स आते हैं, और मेरे पास, नम्रता मैम बोलती है मेरे पास सीएस के स्टूडेंट्स आते हैं। मैं अपने सीएस के स्टूडेंट्स को लॉ अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे से अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। धर्मेश सर बोलते हैं मैं अकाउंट्स इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ पर मेरे से लॉ नहीं पढ़ाया जाता। तो धर्मेश सर और नम्रता मैम क्या बोलेंगे, लेट्स मर्ज आवर इंस्टीट्यूट्स, मेरे सीए के बच्चों को आप लॉ पढ़ा देना, आपके सीएस के बच्चों को मैं अकाउंट्स पढ़ा दूंगा। इससे क्या फायदा होगा, आपके स्टूडेंट्स 100% खुश रहेंगे, क्योंकि उनको लॉ में भी बेस्ट फैकल्टी मिल गया, उनको अकाउंट्स में भी बेस्ट फैकल्टी मिल गया। यहां पर भी बिल्कुल वैसा हो जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो मर्जर इज अ विन विन सिचुएशन हियर। तो ये आ गया आपके लिए मर्जर। तो मर्जर के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एक कंपनी क्यों मर्ज करेगा। फिर आ जाता है कंपनी का मिशन। तो कंपनी का मिशन बेसिकली ये होता है कि आप, ये देखो ये लाइन आप याद रखना, हु वी आर एंड व्हाट डू वी डू, ठीक है, हम यहां पर क्यों आए हैं, ठीक है। आप देखो, मिशन इम्पॉसिबल मूवी आपने देखा? कोई भी मिशन इम्पॉसिबल का आपने सीरीज देखा है? टॉम क्रूज वाला मिशन इम्पॉसिबल, देखा आप लोगों ने? ओके, तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में अगर आप देखते हो तो उसमें आप देखते हो टॉम क्रूज को पिक्चर के स्टार्ट में बता दिया जाता है कि तुम्हें इस पूरे पिक्चर में क्या करना है, हाँ या ना? है कि नहीं? और हमें पता चल जाता है ये पिक्चर हमें क्या करना है, यस और नो? सो अगर आप यहां पर चेक करो मिशन के अंदर, तो व्हाट डू वी डू, इस पूरे पिक्चर में हमें क्या करना है, वो हमारा क्या बन जाता है, मिशन। याद रहेगा गाइस, याद रहेगा, मिशन, व्हाट डू वी डू, हु वी आर एंड व्हाट डू वी डू। यू आर एजेंट, जो भी आपका नंबर है, एंड योर मिशन इज टू डू दिस। सो हु यू आर एंड व्हाट डू वी डू, सो ये हो गया आपका मिशन। गाइस क्लियर? ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना। तो ये आपको एक सेंटेंस मिलेगा। फिर आ जाता है पेस्टल। पेस्टल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लॉजिक, अपना लीगल एंड एनवायरमेंटल। तो ये हो गया अपना पेस्टल एनालिसिस। फिर आ जाता है आपके पास प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओपोजिट हो जाता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। हमने आज ही कवर किया कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने क्या बोला कि आप बिजनेस फॉर्म करते हो, ओनर और लाइबिलिटी अलग अलग माने, ओनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग माना जाता है। प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द ऑपोजिट ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहां पर ओनर भी वही, बिजनेस भी वही। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका क्या बन गया, प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस, और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बन गया, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। गाइस दिस इज क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइवेटाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? देखो, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कंपनीज है, हमने चेक किया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यस और नो? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, IRCTC, सुना आपने ये? करेक्ट आशीष, IRCTC इज रेलवे।
ठीक है। तो आईआरसीटीसी अगर आप चेक करो, आप जैसे और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप ओएनजीसी का चेक करो। ठीक है। ये सारे क्या थे, गवर्नमेंट और ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन थे। फिर यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट इनका पब्लिक इशू लेकर आया और पब्लिक को भी शेयर्स लाकर यहाँ पर क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। आप बताइए, दिस इज क्लियर। अभी जैसे कई बार लोग बोलते हैं, आप न्यूज पढ़ते होगे यहाँ पे, और यू विल कम अक्रॉस सच न्यूज, जहां पर लोग बोलते हैं एयर इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, गवर्नमेंट के अकेले का बस का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम विथ प्राइवेटाइजेशन। सुना आपने, हैव यू हर्ड ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन? तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप इसके शेयर्स कुछ पब्लिक को बांटो, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं आना चाहिए, और दूसरा, जब पब्लिक के हाथ में आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बन गया आपका प्राइवेटाइजेशन। आप बताइए, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है रिटर्न्स एंड रिस्क। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, रिटर्न एंड रिस्क, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, आपने सुना, हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये आपने सुना? क्या ऐसा होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न? क्या ऐसा होता है कि रिस्क ज्यादा हो तो रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, ऐसा होता है क्या? हर बार नहीं, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न? आप बताओ, आप सबने सुन रखा है ये, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो आप ध्यान रखना, हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं होता, ये रहता है हाई रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप अगर ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आप रिवॉर्ड भी ज्यादा उम्मीद रखोगे, आप ये बोलोगे हमें रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा मिलेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा मिलेगा, बट अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, तो आप रिटर्न भी क्या करोगे, ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिल सकता है, बट पैसा डूब भी सकता है। बिल्कुल करेक्ट धवल। जैसे आप एक चीज देखो, मैं आपको बोलता हूं, आप कंपनी ए में पैसे लगाओ या आप कंपनी बी में पैसे लगाओ, आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन इन्वेस्ट इन कंपनी ए और यू कैन इन्वेस्ट इन कंपनी बी। कंपनी ए आपको 20% रिटर्न देगा, कंपनी बी आपको 20% रिटर्न देगा, दोनों 20-20% रिटर्न देंगे। लेकिन कंपनी ए में रिस्क कितना है, इसमें रिस्क है लेट्स से 4 यूनिट, और यहां पर रिस्क कितना है, यहां पर रिस्क है 10 यूनिट। अब आप मुझे बताओ, आप कौन से कंपनी में पैसा लगाना पसंद करोगे, वन में, ए में या बी में? आप कौन से में? कंपनी ए, क्यों कंपनी ए, वाई कंपनी ए? वाई कंपनी ए? सर कम रिस्क है, और दूसरा, सर 4 यूनिट रिस्क लेके भी 20% रिटर्न है, यहाँ 10 यूनिट लेकर भी 20% रिटर्न है, क्या फायदा सर? रिटर्न सेम है तो मैं उसी में जाऊंगा जिसमें रिस्क कम हो। लेकिन सपोज करो मैं आपको बोलूं, इसमें 10 यूनिट है पर यहां पर लेट्स से 70% रिटर्न है, अब बताओ, अब बताओ, अब कंपनी ए या कंपनी बी? ना डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट यू मे शिफ्ट फॉर कंपनी बी, क्योंकि आप क्या बोलोगे, सर अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहां पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर दोनों का रिटर्न सेम है और रिस्क अगर कम आ रहा है, तो यहां पर आप उसके उस बिजनेस में जाओगे जहां पर कि रिस्क क्या होता है, कम होता है। इवन तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो भी आप कंपनी ए में ही पैसा लगाओगे, क्योंकि आपको पता है रिटर्न तो दोनों में सेम ही मिल रहा है, तो क्यों ज्यादा रिस्क उठाऊं मैं। तो ये सेंटेंस आप ध्यान रखना,
higher the risk, higher will be the expected return. Just read this. Just read this paragraph. आप बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया? Isn't this same what we have just discussed? ये देखो यहां पर आपको लाइन दे दिया, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न नहीं होता, हायर द रिस्क हायर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आप रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? नहीं तो एक बात बताओ, हायर द रिस्क अगर हायर द रिटर्न है तो एक काम करो, सी एस सी एस सी डब्ल्यू ए तीनों एक साथ सॉल्व कर लो, और बीकॉम मत करो, लॉ कर लो, 4 डिग्री एक साथ आ जाएगा आपके पास। पास हुए तो चारों के चारों पास हो जाओगे, और गड़बड़ हुआ तो एक भी पास नहीं होगे। रिस्क बहुत ज्यादा है, बट अगर आपको पता चले ये 4 डिग्री करने के बाद भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना सीए करने के बाद मिल रहा है, तो आप मुझे बताओ, विल यू डू ऑल दीज 4 कोर्सेज? आंसर इज नो, यू विल से आई एम बेटर ऑफ डूइंग ओनली 1 कोर्स, क्योंकि सीए करके भी मुझे सपोज करो 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, और ये 4 डिग्री करके भी 10 लाख का ही पैकेज मिलेगा, तो क्या फायदा? दैट्स वाई वी से द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हाँ, अगर ऐसा हो कि ये चारों करके मेरे को ओपनिंग सैलरी सपोज 1 करोड़ का मिले, तो मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि चलो ठीक है यार, रिस्क तो है, बट अगर पास हो गए चारों के चारों में तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने को मिल जाएगा एक ही बार में। तो ये हो गया हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेक्स्ट आता है आपके पास समथिंग कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो आप फ्यूचर में सस्टेन कर पाओ। आपने एक चीज नोटिस किया हो, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी शायद देखा हो, आप में से किसी ने कभी पद यात्रा करी है? वो जैसे जाते हैं ना, रिलीजियस जगह जाते हैं, पद यात्रा करते हैं। या आप में से कितनों ने मैराथन लड़ा है, मैराथन में दौड़े हो? ना सपोज इट इज अ 10 किलोमीटर मैराथन। अब मैराथन जैसे ही शुरू हुआ, ठीक है, नमन एकदम फुल स्पीड में भागा, और आशीष अपना धीरे धीरे स्पीड में जा रहा था, जो नॉर्मल होता है, ठीक है, जॉगिंग वाले स्पीड में जा रहा था। नमन एकदम फुल स्पीड में भागा, तो शुरू के 1 किलोमीटर तो नमन बहुत स्पीड में भागा, और आशीष बहुत पीछे रह गया। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 किलोमीटर? नमन का सांस फूल गया, और नमन को वेट करना पड़ा, और नमन रुक गया वहां पे। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? अब ये वाला जो सिनेरियो है, ये क्या हो गया? नमन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया। स्पीड तो बहुत शुरू में बहुत ज्यादा रखा, और अच्छा भी लग रहा था कि वाह, ऐसे लग रहा था नमन ही मैराथन जीतेगा। लेकिन वो क्या हुआ, जिस स्पीड से नमन जा रहा था वो स्पीड वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। सेम वे, हम जब डेवलपमेंट करते हैं, बिजनेस का डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें कैसा डेवलपमेंट देखना चाहिए? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आप ऐसा डेवलपमेंट करो जो कंटिन्यूअसली लॉन्ग रन में आप मेंटेन करके रख सको। ऐसा इस टाइप का डेवलपमेंट मत करो कि पता चले एक बार के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, आप काफी स्पीड में आपने ग्रो कर लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद आपके इतने नेचुरल डिजास्टर्स होने लग गए। आप देखो आजकल एनवायरनमेंट के ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और वो क्यों किया जा रहा है? बिकॉज सबको पता है कि अभी आप एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट तो कर लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में ये आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक रहेगा, क्योंकि
अल्टीमेटली फिर जब नेचुरल डिजास्टर्स होंगे तो आपने जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा आपका, इसमें डूब जाएगा। आपने एक और वो देखा होगा कि ना, इफ यू आर वर्किंग, अगर आपने नया नया अपना बिजनेस शुरू किया है, कुछ काम किया है, कई बार बोलते हैं ना हेल्थ का ध्यान रखो। अब जैसे एग्जाम टाइम आ गया, चलो वेरी गुड, अब जैसे एग्जाम टाइम आ गया तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए दैट यू गाइस स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। अगर आप एक दिन में 8 घंटे भी नहीं सो रहे तो आप ध्यान रखना एग्जाम टाइम में जाकर आपको काफी प्रॉब्लम आएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 4 4 घंटे की नींद लेंगे, 5 घंटे की नींद लेंगे और एकदम मतलब पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। अभी होता क्या है, एग्जाम वाले दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब मुझे बताओ, क्या आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया? नहीं, क्योंकि एग्जाम पे मार्क्स तो आपको किसके बेसिस पे मिलेगा कि वो 3 घंटे आपने कितने अच्छे से प्रेपरेशन करके अपने आंसर को लिखा है कि नहीं। एग्जामिनर आपको मार्क्स इस बेसिस पे नहीं देगा कि आप लेक्चर में ऑन टाइम थे, आपने प्रेपरेशन कितना अच्छे से किया, उन सब के ऊपर मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स आपको किसके ऊपर मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे और एग्जाम में किस तरीके से आपका स्कोर आता है वो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका इसी चीज का बात करता है कि आप डेवलपमेंट ऐसा मत करो कि लॉन्ग रन के अंदर आप ही के ऊपर वो भारी पड़ जाए। देन इसी को ही हम देखो, ट्रिपल बॉटम लाइन इसी के ऊपर आता है। हैड आई डिस्कस्ड ट्रिपल बॉटम लाइन? ट्रिपल बॉटम लाइन का क्या मतलब होता है? मैंने टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन आपके साथ डिस्कस किया था, यस और नो? आपको याद होगा, ये देखो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन मैंने आपको बोला था इट इज व्हाट, इट इज सेल्स, एंड बॉटम लाइन मैंने आपको बोला था इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन का, तो ट्रिपल बॉटम लाइन में प्रॉफिट तो आता ही आता है, इसके अलावा पीपल एंड प्लेनेट भी आता है। आप बताओ, ये आप ध्यान रखना, ट्रिपल बॉटम लाइन में कौन कौन रहेगा? इट इज द 3 P, ठीक है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। आप खुद ग्रो करे तो करे, आपके साथ आपके एम्प्लॉय ग्रो करे कि नहीं करे, पीपल, और आपने प्लैनेट का भी ध्यान रखा कि नहीं रखा, ये हो गया आपका ट्रिपल बॉटम लाइन। गाइस दिस इज क्लियर? गाइस इज दिस क्लियर? अच्छा, फिर आप देखिए आपके पास एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस क्या रहता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो वो आपका क्या हो जाता है, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब होगा, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये आपका क्या रहेगा, टर्म इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है। कई बार आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, जैसे मैं अभी दिल्ली ट्रैवल करूंगा, ठीक है, मैं अगर दिल्ली ट्रैवल करूंगा और मैं फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक टर्म इंश्योरेंस लेता हूं। और वो टर्म इंश्योरेंस में क्या बोलता हूं कि अगर मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, बैगेज लॉस हो गया, सपोज करो जिस फ्लाइट में मैं दिल्ली जा रहा हूं वो फ्लाइट बेचारा क्रैश कर गया, कुछ भी हादसा हो गया, कोई भी गड़बड़ हो गया, तो मेरे को इतना अमाउंट मिल जाएगा, और मैं नहीं रहा तो मेरे फैमिली को इतना अमाउंट मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मैं यहां से जब बॉम्बे से दिल्ली जा रहा था तब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया था। सपोज करो दिल्ली से मैंने एक और फ्लाइट पकड़ा और उस फ्लाइट से मैं लेट्स से देहरादून जा रहा हूं, और दिल्ली से देहरादून वाले फ्लाइट में कुछ गड़बड़ हो गया, क्या इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे करेगा मेरे को या मेरी फैमिली को? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट वॉज अ टर्म इंश्योरेंस। अरे बताओ, ये समझा? दिस वॉज अ टर्म इंश्योरेंस, और ये टर्म कहां तक के लिए था, खाली मुंबई से दिल्ली वाले फ्लाइट के लिए था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज योर टर्म इंश्योरेंस। तो ये सर्टेन पीरियड के लिए आपका रहता है, और वहां पर जैसे ही ये देखो इट बिकम्स नल अपॉन एक्सपायरेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टर्न अराउंड। राहुल टेवटिया, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है कि नहीं, राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में टर्न अराउंड आया और गेम को पूरा उल्टा करके चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? कल आप देखो, मुंबई का स्टार्टिंग में हालत बहुत खराब था, मुंबई इंडियंस का, लेकिन बाद में आप देखो रोहित शर्मा और पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, है कि नहीं, जो धुलाई किया, जो सुताई किया, टर्न अराउंड। जहां ऐसे लग रहा था कि 23 रन पे 2 विकेट, मुंबई आज का मैच तो हार जाएगा, वहीं पर टर्न अराउंड कर दिया। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रहता है, एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग है, ठीक है, जैसे आज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था मैं कितना नटोरियस हूं। लास्ट वीडियो तो मैंने इसीलिए अपलोड भी नहीं किया था, मैंने आपको अपने स्कूल की हरकतें बताई। आपको पता है, जब मेरे स्कूल के किसी प्रोफेसर को पता चलता है कि मैं भी एक प्रोफेसर बन गया हूं, ठीक है,
मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बोलता हूं तो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि मैं पढ़ाने लग गया हूं, ये बात उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है। और इनिशियल में तो सब को लगता था मैं अभी भी प्रैंक कर रहा हूं उनके साथ, ठीक है, बिकॉज प्रैंक का मेरा आदत था। तो उनको ऐसे लगता है कि मैं प्रैंक खेल रहा हूं उनके साथ, और उनको एक्चुअल में बताना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं एक्चुअल में पढ़ाने लग गया हूं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है कि इतना टर्न अराउंड कैसे हो सकता है। एक इंसान जो खुद इतना नटोरियस था, वो क्लास में अब ऐसे सिंसियरली कैसे पढ़ा रहा है, राइट। सो ये होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। सो टर्न अराउंड मींस द कंपनी इज इनटू लॉसेस, ठीक है, कंपनी पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉसेस है। और अब आप क्या करते हो, आप जाके कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हो। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है, देन यू लुक फॉर द स्ट्रेटेजीज जिससे आप उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो और कंपनी को टर्न अराउंड करके रिवाइव कर सकते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? आप बताइए, इज दिस क्लियर? जैसे आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है आपका, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता है, और ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के ये चेक करता है। अरे फॉरगेट, वो मूवी देखो, संजू मूवी देखा आपने? संजू मूवी देखा? संजू मूवी में देखो संजय दत्त कैसे बोलता है, मैं ड्रग एडिक्ट हो गया था और उसको रिहैब सेंटर में भेजा, और रिहैब सेंटर में भेजने के बाद में उसको टर्न अराउंड करके लेकर आए। संजू बाबा इन द लेट 90s अर्ली 2000, संजय दत्त का इमेज बहुत बेकार था। संजय दत्त का इमेज कोई अच्छा नहीं था, ठीक है, सब बोलते थे गुंडा ऐसे करके। लेकिन फिर एक मूवी आया मुन्ना भाई, और मुन्ना भाई आते ही संजय दत्त का इमेज क्या बन गया, टर्न अराउंड। गाइस क्लियर? इसके अलावा आप देखो सलमान खान, द बैड एस गाय, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा, ब्लैक बक हिरन को मार दिया, ठीक है, और फुटपाथ पे गाड़ी चला दिया, बिल्कुल गंदा एक इमेज उसका हो गया था। लेकिन फिर आया बीइंग ह्यूमन, और बीइंग ह्यूमन वाज व्हाट, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉर सलमान खान। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? सलमान खान को समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है? अब इसके बाद तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, पूछने का, ये तो सबको पता चले गया। आप तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपका ये रहता है। बट यस, हम अब यहाँ पर किसी के इमेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी जो लॉसेस में है उसको कंपनी को यहाँ पर रिवाइव करने का बात हो रहा है। एक आपके पास था मिशन। मिशन तो मैंने आपको बताया था, तुम कौन हो और तुम क्यों हो, मतलब यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, है कि नहीं, व्हाट इज योर वर्क, व्हाई आर यू हियर। अगला एक टर्म आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं विजन। विजन का मतलब होता है तुम अपने आप को फ्यूचर में कहां देखना चाहते हो, वो बन जाएगा विजन। जैसे आप अभी क्या बोलोगे, माई मिशन इज टू क्लियर माई सीए फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है, योर विजन इज टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट, इसको देखकर एक चीज पता चल गया, आप अभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आपका ऑब्जेक्टिव अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है। बट लॉन्ग रन में आप क्या बनना चाहते हो, आप एक सीए बनना चाहते हो, आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनना चाहते हो। तो ये आ जाता है आपका, दिस इज द रोड मैप टू द फ्यूचर, दिस इज अ रोड मैप टू द फ्यूचर। आप बताओ, इज दिस क्लियर? फिर एक आ जाता है आपके पास वोल लाइफ इंश्योरेंस। वोल लाइफ इंश्योरेंस मतलब पूरा लाइफ का इंश्योरेंस, ठीक है, पूरी जिंदगी का। तो यहां पर क्या होता है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक आपके लिए क्या रहेगा, ये लॉस जो भी होगा ये आपके लिए आ जाएगा। तो वो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ इंश्योरर एंड अ पॉलिसी ओनर, दैट द इंश्योरर विल पे अ सम ऑफ मनी, ठीक है, ऑन द अकरेंस ऑफ अ इवेंट विच इज मेंशन्ड इन द पॉलिसी इंश्योर्ड, ठीक है। तो अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, तो ये वो लाइफ इंश्योरेंस। नॉट टर्म लाइफ एंड वोल लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वोल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, पूरी जिंदगी के लिए। आप बताइए, इज दिस क्लियर? एलआईसी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, सुना आपने? ओके, सो यहां पर जाके अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एमसीक्यूज को पूरा डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, राइट। गिफ्ट सिटी का वीडियो मैंने आप लोगों के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है, और आज का लेक्चर भी मैं आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जाके आराम से उस वीडियो को देखना। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर,
गिफ्ट सिटी, और आज वाला तो आप देखोगे। और एक टर्म मैंने आपको सर्च करने को बोला है आज, क्या? फेसलेस असेसमेंट। ठीक है, इसके रिगार्ड पे भी अगर मेरे को कोई वीडियो मिलेगा तो मैं वो वीडियो ऐड कर दूंगा। नमन बोल रहा है सर कैन यू ऐड 28 सितंबर का लेक्चर। 28 सितंबर का लेक्चर कौन सा, जिसमें मैंने अपने 38 एंड 88 वाला स्टोरी बताया था, वो लास्ट लेक्चर की आप बात कर रहे हो? अच्छा, यू वर नॉट देयर, ठीक है, आई विल अपलोड इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक उसको अपलोड तो मैंने किया ही होगा, पर आपके साथ शेयर नहीं किया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देन, टेक केयर, बाय बाय।